सो नेक्स्ट अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर मुझे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक जैसे, ठीक है भैया। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 डस्टबिन है, यानी कि पूरे एक जैसे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि डस्टबिन ए बी सी, नहीं, डस्टबिन ए, ये भी ए, आपके सामने 3 डस्टबिन यहाँ पर रखे हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर सोचो कि मुझे अब इतना बताओ कि अगर मान लो आपके हाथ में एक थैला है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके हाथ में बेसिकली एक थैला है, ठीक है भैया, कचरे का थैला है, और अगर आपके साथ 3 डस्टबिन है तो कितने तरीकों से आप इस कचरे के थैले को इन डस्टबिन में डाल सकते हो। आप क्या बोलोगे कि मैं इसमें डाल सकता हूँ, इसमें या फिर इसमें, बट ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आपको ये सोचना है कि आप रोड पर जा रहे हो और 3 यहाँ पर डब्बे पड़े हैं और तीनों एक जैसे हैं। अगर आपने कूड़े का कचरा अगर इसमें डाला और यहाँ पर कुछ भी नहीं, या फिर आपने कूड़े का कचरा यहाँ पर डाला, यहाँ पर कुछ भी नहीं, या फिर आपने कूड़े कचरा यहाँ पर डाला और यहाँ पर कुछ नहीं, ये तीनों एक ही बात है। क्यों? डब्बे तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये तीनों मिलाकर एक ही केस बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी आइडेंटिकल में क्या होता है कि हम यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करते, ठीक है भैया, क्योंकि इनकी लेबलिंग नहीं है, ये ए बी सी नहीं है, ये ए है। अगर कचरा इसमें डालो या फिर इसमें, तीनों एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं, अब मान लो कि अगर आपके जो हाथ है, ठीक है, एक हाथ में 2 थैले हैं और एक हाथ में एक थैली है, ठीक है, यानी आपके दोनों हाथों में, एक में यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाथ, मतलब दोनों हाथ में एक में 2 थैली है और एक में एक थैली है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर 2 कूड़े का कचरा और यहाँ पर एक कूड़ा कचरा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें भेजना है, आप कैसे कितने तरीकों से भेज सकते हो। आप क्या करोगे, 2 वालों को इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया, यानी कि 2 और 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसा कर सकते हो। या फिर आप ऐसा करोगे 2 इसमें और एक इसमें, ये भी पॉसिबल है, और यहां पर कुछ भी नहीं। या फिर आप ये करोगे कि 2 इसमें और एक इसमें और यहां पर कुछ भी नहीं। या फिर आप 2 इसमें, एक इसमें और यहां पर कुछ भी नहीं, यहां पर एक, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब आप यहां पर कुछ भी कर सकते हो, परंतु आपको इन्हें एक ही केस मानना है। यहां पर जितने भी केस बनेंगे, यहां पे अगर आपके पास यहां पर एक यहां पर है, 2 यहां पर है और यहां पे कुछ भी नहीं, ये सारे के सारे एक केस ही है। आपको कुछ भी सोचना नहीं है। अगर आपके हाथ में 2 कूड़ा कचरा है, एक कूड़ा कचरा है, आपको तो बस इसमें इसमें फेंक दो, बस खत्म। ये सारे के सारे एक केस ही बनेंगे यहाँ पे, यानी कि आपको ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन सवाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर सवाल किस तरीके से बन सकते हैं उसके बारे में अगर अपन ध्यान से देखें, तो मान लो कि आपने 5 आइसक्रीम ली, ओके, अब वो एक्सपायर हो चुकी है, तो आपके पास 5 डिफरेंट आइसक्रीम आपके पास है, 5 डिफरेंट आइसक्रीम, और अब बेसिकली वो एक्सपायर हो चुकी है, और अब आप क्या कर रहे हो, उन्हें आप बेसिकली डस्टबिन में डाल रहे हो। तो आप इन्हें कितने तरीकों से डस्टबिन में डाल सकते हैं, ठीक है भैया। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि भैया कितनी आइसक्रीम लूं, कितने कचरे में डालूं। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे। अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे, मान लो कि आपके पास 5 डिफरेंट आइसक्रीम है। एक काम करते हैं, आपने पांचों की 5 आइसक्रीम ली और किसी एक डब्बे में डाल दी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपने 5 आइसक्रीम इसमें डाल दी, यहां पर 0 और यहां पर 0। अब क्या यहां पर मैं ऐसा करूं क्या कि 500 यहां पर है, 050 005, यानी कि जो 5 आइसक्रीम मैंने ली वो इसमें डालूं या इसमें रखूं, तीनों एक ही बात है। यानी ये पूरा एक केस ही बनेगा, ठीक है भैया। यानी एक केस ये बन सकता है। और सोचो, अगर आपके एक हाथ में 4 आइसक्रीम हो, एक हाथ में एक आइसक्रीम हो, तो 4 आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, 4 इसमें, 4 इसमें, 1 इसमें और यहां पर 0, ये भी पॉसिबल है। अब क्या इनको अरेंज करूं यहाँ पे कि 4 इसमें 1 इसमें, ऐसा आपको नहीं करना है, तीनों क्या आइडेंटिकल है। अब नेक्स्ट और सोचो कि 3 आइसक्रीम इसमें, 2 आइसक्रीम इसमें, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 3 2 0, है ना। और सोचो यहाँ पे, अब आपके पास 3 हाथ है, इसमें 3, इसमें 1 और इसमें एक और, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 1 1, हाँ ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर 3 1 1 हो गया। अब और सोचो, अब आपके हाथ में एक काम करते हैं कि 2 इसमें, 2 इसमें और एक इसमें, ये भी हो सकता है, यानी कि 2 2 1,
क्या और केस पॉसिबल है? 1 1 1 नहीं नहीं, और केस पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूं, क्योंकि पहले हम इसके बारे में बात करेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें, यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर आपके एक हाथ में 4 आइसक्रीम है, एक हाथ में 1 आइसक्रीम है। अब यहाँ पे पांचों की पांचों आइसक्रीम अलग अलग है, तो 4 आइसक्रीम अलग करनी होगी और 1 आइसक्रीम को अलग करना होगा, मतलब आपको ग्रुप तैयार करना होगा। तो अगर मैं इस केस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये आपका बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 यहाँ पर है। अगर मैं सेकेंड केस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर आप 5 आइसक्रीम को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो। एक ग्रुप में यानी एक हाथ में 4 आइसक्रीम और एक हाथ में 1 आइसक्रीम, इसको हम बोलते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपके एक हाथ में 4 आइसक्रीम है, एक हाथ में 1 आइसक्रीम है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ओके, अब आपके हाथ में 4 आइसक्रीम और 1 आइसक्रीम आ चुकी है और अब इन्हें कचरे में डालना है, और कचरे में डालने का एक ही तरीका है, यानी आपकी जो मर्जी किसी में भी डाल सकते हो। ठीक है भैया, तो यहाँ पर इसका एक तरीका बनेगा, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें केस नंबर 3 के बारे में, यहाँ पर आप बोलोगे 5 आइसक्रीम को आपने एक में 3 एक में 2 ऐसा कर लिया आपने, यानी कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो यहाँ बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या, एक हाथ में 3 एक हाथ में 2, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और अगर आपके हाथ में आइसक्रीम आ चुकी है तो इनका एक ही तरीका है, कचरे के पात्र में डालने का। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें केस नंबर 4 के बारे में, अगर अपन केस नंबर 4 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 1 1 3 ग्रुप बना रहे हो, 3 हाथ आपके पास, एक में 3 आइसक्रीम है, एक में 1 है और एक में 1 यहाँ पर है, यानी कि 5 को 3 1 और 1 में आप तोड़ रहे हो, यानी यहाँ पर बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यहाँ पे, यानी 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर यहाँ पे। अब क्योंकि 1 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर आप बोलोगे भैया कि 5 फैक्टोरियल लिख लो आप यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर अब मुझे बताओ इसके बारे में बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बनेगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, अगेन 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा 1 फैक्टोरियल, और क्योंकि 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर अगेन 2 फैक्टोरियल। यानी इसका मतलब क्या है कि आपके पास 3 हाथ है, एक में 2 आइसक्रीम एक में 2 आइसक्रीम और आपके थर्ड हाथ में 1 आइसक्रीम और है। तो यहाँ पर अब इनको कचरे के पात्र में डालने का एक ही तरीका है, यानी कि हम कचरे के पात्र में डालते इसमें कुछ भी सोचते नहीं है कि मैं तो इस कचरे में डालूंगा या फिर इसमें डालूंगा, ऐसा सोचना नहीं है, कचरा पड़ा है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, इसका मतलब क्या है कि आपने 5 आइसक्रीम में से 5 आइसक्रीम ले ली। कितने तरीके से? एक ही तरीका है भैया कि 5 आइसक्रीम पड़ी है, पांचों की पांचों आपने ली, इसका एक ही तरीका है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि 5 आइसक्रीम में से आपने 5 आइसक्रीम ली, क्या होता है भैया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। आपने एक ही ग्रुप बनाया, यानी यहां पर आएगा 1, और अब आपके हाथ में 5 आइसक्रीम है, आपकी मर्जी किस में भी डाल सकते हो, एक ही तरीका है भैया। तो यहाँ पे आएगा 1, और अगर मैं इन सबको यहाँ पे प्लस करूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज मिलेंगे कि 4 या 5 डिफरेंट आइसक्रीम को 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट अगर अपन इस कहानी को यहाँ पर यूज करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने इफ n इज द नंबर ऑफ वेज 5 डिफरेंट एम्प्लॉय, आपके पास 5 अलग अलग एम्प्लॉय यहाँ पर है। अगर हम उनके बारे में बात करें तो E1 E2 E3 E4 E5 ये बेचारे एम्प्लॉय यहाँ पर है, ओके। कैन सिट इनटू फॉर इन डिस्टिंग्विशेबल, जो भी यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि एक जैसे, यानी वो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। कौन? ऑफिस, यानी हमारे पास 4 ऑफिस हैं, चारों के चारों क्या एक जैसे हैं। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि ऑफिस 1 ऑफिस 2 ऑफिस 3 ऑफिस 4, नहीं,
ऑफिस 1 1 1 1, चारों के चारों एक जैसा, सेम कुर्सियां, सेम फर्नीचर है, सेम एसी लगी हुई है, सब कुछ सेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर वेर एनी ऑफिस में हैव एनी नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग जीरो, यानी आप किसी भी ऑफिस में कितने भी एम्प्लॉय को भेज सकते हो। तो यहाँ पर देन एन इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बारे में बात करें। अब यहाँ पर अगर मैं ऑफिस के बारे में बात करूं, ऑफिस मान लेते हैं कि बेसिकली आपके पास ये आपका ऑफिस 1 है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं ऑफिस 1 ये रहा, ये आपका ऑफिस 2 यहाँ पर है, ये ऑफिस 3 यहाँ पर है, ये आपका ऑफिस यहाँ पे 4 है। ये कहानी क्लियर है। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि चारों के चारों ऑफिस क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। अब 5 एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय को इन 4 बिल्कुल सेम ऑफिस में भेजना है। कितने तरीके हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि 5 डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम है और 4 यहाँ पर क्या है, डस्टबिन है, और अब आपको इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या कर सकते हैं, एक काम हो सकता है कि पांचों के पांचों किसी एक में भेज दो आप यहाँ पे, यानी आप कह सकते हैं कि 5 0 0 0। अब इसको अरेंज नहीं करना है, या फिर ये हो सकता है कि एक हाथ में 4 एक में 1, यानी कि 4 1 0 0 हो सकता है, या फिर और क्या यहाँ पे 3 2 0 0, या फिर क्या, या फिर 3 1 1 0, ये पॉसिबल है, या फिर 2 और 2 4 5 0, या फिर 2 3 4 5, ये भी पॉसिबल है। क्या और पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि मतलब आपने 5 एम्प्लॉय में से 5 को पकड़ लिया। इसका एक ही तरीका है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 होता है। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि आपने 5 एम्प्लॉय को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 4 में और 1 में, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये कहानी क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 1 1 यहाँ पे, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा, यानी 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल। क्यों भैया, क्योंकि 1 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 फैक्टोरियल 2 2 1, यानी कि 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, 1 फैक्टोरियल बनेगा यहाँ पे, और क्योंकि 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 फैक्टोरियल यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 1 1 1 यहाँ पे, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल यहाँ पर 3 बार आ रहा है, यानी 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब, और क्योंकि 3 बार आ रहा है, यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो दैट इज योर आंसर। इनका प्लस करना, तो आपको इनमें से कोई भी अपना एक ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेसिकली आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने देखा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम डिस्टिंक्ट में या फिर आइडेंटिकल में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल है, और अब उनको डिस्टिंक्ट में या फिर आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। यानी कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते कैसे हैं, जैसे कि आपके पास कॉइन होते हैं, कॉइन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके सामने मान लो 4 कॉइन है, ठीक है भैया, और मान लेते हैं कि 3 पर्सन यहाँ पर है। अगर आपके सामने 3 पर्सन यहाँ पर है, और मुझे इन 4 कॉइन को इन 3 पर्सन ए बी सी में यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी हम किसके बारे में बात करें, हम बात करें आइडेंटिकल टू नॉन आइडेंटिकल, यानी आपके मैन कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी अब टॉपिक जो बनने वाला है वो बनने वाला है कि आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट यहाँ पे, ठीक है भैया। और इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं बेगर कॉइन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, बेगर कॉइन मेथड बोलते हैं यहाँ पे। क्यों भैया, ये आपके बेगर हैं, 3 अलग अलग बेगर यहाँ पर है, और कॉइन को हम इन कॉइन को बेगर में ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो यार एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं सोचूं यहाँ पे, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भैया अगर आपके सामने ए बी और सी अगर 3 लोग खड़े हैं, और मुझे अगर इनमें कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो एक काम करते हैं, इनके बीच में यहाँ पर 2 लाइन खींचते हैं। यहाँ पर पहला काम अपन ये करेंगे, ठीक है भैया। आपके हाथ में 4 कॉइन है, आपने क्या करा कि एक कॉइन इसको दिया, एक कॉइन इसको दिया, एक कॉइन इसको, एक कॉइन इसको, हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे आपने सोचा कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कॉइन इसको, 2 कॉइन इसको, एक इसको, यहाँ पर ये भी हो सकता है। या आपने बोला कि ऐसा करते हैं कि 1 2 3 इसको, एक इसको, इसको कुछ भी नहीं यहाँ पे,
या फिर चारों के चारों कॉइन इसको दे दो आप यहाँ पे, इसको कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है भैया, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। या हो सकता है कि आपने 1 इसको दिया, 1 2 3 इसको यहाँ पे दिया, इसको कुछ भी नहीं दिया। यानी ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, देखने के लिए बहुत सारे केस बन सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं इस क्रॉस को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, क्रॉस का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है। यानी आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर दिया है। आप और भी कुछ सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 कॉइन, इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं, अगर मैं इतने से पार्ट को अगर यहाँ पर मैं रिमूव करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो तो क्या है, कॉइन यहाँ पर है, एक यहाँ पर लाइन बनी हुई है, ठीक है भैया, एक यहाँ पर अगेन एक कॉइन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक कॉइन इस प्रकार से है। अगर मैं इसको भी ध्यान से देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया एक कॉइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, दो कॉइन यहाँ पर है और यहाँ पर एक लाइन और 1 कॉइन दिख रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 3 कॉइन यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, एक लाइन यहाँ पर है, फिर 1 कॉइन और 1 लाइन यहाँ पर। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 यहाँ पे कॉइन यहाँ पर है, 1 और 2 यहाँ पे लाइन दिख रही है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप बेसिकली 1 2 3 4 कॉइन को और यहाँ पे 2 स्टिक है इनको अरेंज कर रहे हो? ये हो क्या रहा है, कभी स्टिक कभी इनके बीच में कहीं पर भी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 1, ठीक है भैया, यानी 4 कॉइन और 2 स्टिक आप अरेंज कर रहे हो। और इनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 6 ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 कॉइन एक जैसे हैं यानी कि 4 फैक्टोरियल और 2 स्टिक एक जैसी है मतलब 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 यहाँ पे, 4 और 2 यहाँ पे 6 है, यानी फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, NCR वाला, वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होता है r फैक्टोरियल यहाँ पे होता है, ठीक है भैया। अगर आपके फॉर्मूला आप ध्यान से देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं n फैक्टोरियल यहाँ पर है, अगर मैं इनको ऐड करूँ n माइनस आर प्लस आर कितना होता है, n होता है। यानी कि अगर इनका सम जो है अगर ऊपर वाले के बराबर है तो हम इसको NCR लिख सकते हैं, यानी कि NCR या फिर NC n माइनस आर, है ना। यानी अगर 6C, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ यहाँ पे 6 है, 4 और 2 क्या होता है 6 होता है, यानी मैं इसको 6C2 भी लिख सकता हूँ, 6C4 भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको 6C4 या फिर 6C2 भी लिख सकता हूँ। ये कहानी यहाँ पर क्लियर है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे सामने 4 कॉइन यहाँ पर है, अगर मेरे सामने यहाँ पे 4 कॉइन यहाँ पर है और अगर मुझे उन्हें 3 बेगर में या 3 डिफरेंट पीपल में अगर 3 बेगर में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे कितनी स्टिक चाहिए भैया, 3 लोगों में बांटना है तो 2 लाइन चाहिए यहाँ पे। यानी आप बोलोगे आपके पास 4 कॉइन होंगे, 4 कॉइन और आपके पास 2 स्टिक होनी चाहिए, और 4 कॉइन एक जैसे हैं, 2 स्टिक भी एक जैसी है, और इनको अरेंज करने के तरीके होते हैं भैया 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अच्छा, तो एक काम करो, अगर मान लो आपके पास मान लो 5 कॉइन हो, 5 कॉइन को अगर मुझे 5 पीपल में 5 बेगर में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब आप क्या करोगे। एक काम करते हैं, आपने 5 कॉइन यहाँ पर लिए और यहाँ पर बेसिकली 5 बेगर है, 5 बेगर में अगर कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितनी स्टिक चाहिए, 4 चाहिए। कैसे भैया, कि अगर यहाँ पर ABCDE यहाँ पर हो, अगर इनमें कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर लाइन बनानी पड़ेगी 1 2 3 4, है ना, तभी तो हम कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5 कॉइन के लिए 4 स्टिक चाहिए, यहाँ पे 5 कॉइन एक जैसे हैं, 4 स्टिक एक जैसी है, तो इनको अरेंज करने के तरीके बनेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 कॉइन एक जैसे 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 और 4 9, 9 सेम यहाँ पे, तो 9C4 या फिर 9C5, ज़्यादा इजी क्या बनेगा 9C4 यहाँ पे। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो भैया इसका मतलब क्या, मतलब आपने 5 कॉइन को 5 बेकर में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया। हो सकता है कि आपने एक कॉइन इसको दिया, 2 कॉइन इसको दिए, एक इसको दिया, एक इसको कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है कि आपने 1 2 3 4 5 कॉइन इसको दे दिए, इन बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हमारे सामने यहाँ पे 10 कॉइन्स यहाँ पर है, 10 कॉइन को 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब क्या कि अगर मुझे 10 कॉइन को
4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं यहां पर क्या सोचता हूं कि 4 बेगर है, मतलब मेरे को 3 स्टिक चाहिए भैया, यानी यहां पे 3 स्टिक और यहां पे 10 कॉइन यहां पर है। ओके भैया, तो 10 कॉइन को और 3 स्टिक को अगर अरेंज करना है तो वो होता है भैया 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 13c 3 भी हो सकती है या 13c 10 भी हो सकती है। अब जो भी आपके पास है ये आपका आंसर यहाँ बनेगा। यानी कि आपने क्या करा कि आपके पास यहाँ पे 4 बेगर ए बी सी और डी यहाँ पर थे। ये कहानी क्लियर है। आपने यहाँ पे 3 स्टिक ली, यानी कि आपने इस प्रकार से 1 2 3 स्टिक यहाँ पे ली और आपने 10 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 10 कॉइन आप कैसे भी दे सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी पॉसिबिलिटीज है। 10 कॉइन इसको 0 0 0 9 1 0 0 9 1 0 0, मतलब बहुत पॉसिबल केसेस है। सारे केस आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट, अब यहां पर अपन बात करते हैं कि आपके पास 6 कॉइन यहाँ पे 6 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बेगर में, एटलीस्ट वन कॉइन ईच। यहाँ पर एक लड़ाई यहाँ पर ये हो रही है कि जो बेगर्स यहाँ पर है वो अब कह रहे हैं कि हमको एक एक कॉइन तो चाहिए ही चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करना कि किसी को आप 0 कॉइन दे रहे हो, सबको एक एक कॉइन यहाँ पर दो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने 6 कॉइन यहाँ पर है और अब यहाँ पर 4 बेगर यहाँ पे मान लेते हैं कि भैया ए बी सी और डी यहाँ पर है, ये 4 बेगर है। 6 कॉइन को 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर एक बेगर चाह रहा है कि मेरे को एक एक कॉइन तो मिले, तो क्या करो, तो एक काम करते हैं कि एक एक कॉइन दे देते हैं इनको पहले से यहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या करा कि एक कॉइन पहले से दे दिया इनको यहाँ पे 1 1 1 1। मैंने कहा इसको अपने पास रखना, ठीक है। अब इन लोगों ने एक एक कॉइन ले लिया। अब आपके पास कॉइन कितने बचे, यानी कि आपने माइनस के 4 कॉइन कर दिए यहाँ पे। अब आपके पास 2 कॉइन बचे हुए। अब 2 कॉइन का आप क्या करोगे, इन चारों में बांट दो आप। 4 कौन कौन है, ए बी सी डी है, यानी 2 कॉइन को अगर 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप बोलोगे भैया 3 स्टिक लेकर आओ यहाँ पे, 3 स्टिक और यहाँ पे 2 कॉइन यहाँ पे। तो 2 कॉइन को 3 स्टिक को अरेंज करना है, यानी यहाँ बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ये कितना होता है भैया 5c2 होता है, 5c2 या 5c3। इसको भी सॉल्व कर सकते हो और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी भैया 10 यहाँ पे, यानी आपके पास 10 तरीके होंगे। अच्छा अब इनका मतलब क्या, मतलब आपने यहाँ पे 3 स्टिक यहाँ पे लिया आपने, ओके। ये तो ऑलरेडी इनके पास है, ये तो हमेशा इनके पास रहेंगे। अब आप जो केस बना रहे हो उसमें क्या हो रहा है कि आप 2 कॉइन को 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। 2 कॉइन कैसे कैसे दे सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि आपने दोनों कॉइन बेसिकली इनको दिए, इनको कुछ भी नहीं मिला। सेकंड केस में ये हो सकता है कि आपने ए कॉइन इसको दिया, ए कॉइन इसको दिया, इनको कुछ भी नहीं दिया। अब सोच के बताओ ए के पास कितने कॉइन है, अगर मैं ए बी सी और डी के बारे में बात करूं, ए के पास कितने कॉइन है, तो 1 और 1 पहले से, मतलब इसके पास 2 कॉइन यहां पर है। बी के पास 1 और 2, सी के पास दिया तो कुछ नहीं परंतु 1 उसके पास पहले से ही था यहाँ पर, यानी 1 कॉइन। और डी के पास है कुछ नहीं लेकिन 1 पहले से यहाँ पे था, यानी आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने यहाँ पे 6 कॉइन को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया है कि सबको एक के कॉइन तो मिल रहा है। यानी अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे दो, ठीक है भैया। अगर कोई कुछ भी मांग रहा है तो आप उसको दे सकते हो। अब यहाँ पर अगर अपन ध्यान से बात करें, अब बेगर की जो फरमाइश बढ़ चुकी है यहाँ पे कि अगर आपके पास 10 कॉइन यहाँ पर है, अब आपके सामने 3 बेगर यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर है और अब ये कुछ नखरे ज्यादा कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसा करो कि 1 कॉइन फॉर ए बोल रहा है मेरे को 1 कॉइन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है भैया। 2 कॉइन फॉर बी बोल रहा है मेरे को 2 से कम नहीं चलेगा। सी बोल रहा है मेरे को 3 चाहिए भैया, मतलब मुझे एटलीस्ट 3 चाहिए। आप मेरे को 4 5 दे सकते हो बट मैं 3 से कम कॉइन नहीं लूंगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि 3 2 5 और 6, मैंने 6 कॉइन तो बांट दिए, ठीक है भैया। अब 6 कॉइन मैंने बांट दिए तो मेरे पास अब 4 कॉइन बचे हुए। अब इन 4 कॉइन का करना क्या है, मेरे पास पड़े हैं, कोई नहीं बांट देते यहाँ पर। तो 4 कॉइन को अगर मैं ए बी सी डी में ए बी सी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मेरे को यहाँ पे 2 स्टिक चाहिए। यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये होता है 6c2 होता है।
ठीक है भैया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 5/2, 3 एंड 15 बनेगा। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल है, और 2 3, 3 इंटू 5 ये भी 15 ही होता है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 15 तरीकों से हम इनमें अब कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अब यहाँ पर अगर यहाँ पे लाइन बनेगी तो इनके पास तो कॉइन पहले से ही पड़े। तो अगर मैं किसी केस 1 के बारे में बात करूं, मैंने क्या करा कि 4 कॉइन को 3 बेकर में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मान लो यहाँ पे 1 2 3 और 4। अब मुझे बताओ ए के पास कितने कॉइन है। ए के पास 2 कॉइन है, उसको ए कॉइन चाहिए था, वो मिल गया उसको। बी के पास 4 कॉइन है। सी के पास कितने भैया, 3 और 1 4 कॉइन है, यानी सबको उसके हिसाब से कॉइन तो मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट अपन यहां पर बात करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल यहाँ पर 15 है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड के कितने सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है भैया, इस तरीके से कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी यहाँ पर है, y और z यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर है। मतलब ये कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनकी वैल्यू यहाँ पे 0 या 0 से बड़ी होने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आपके पास 15 कॉइन है, 3 बेगर यहाँ पर खड़े हैं, 3 बेगर में 15 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसी को कितने भी कॉइन मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपने इसको 15 कॉइन दिए, इसको आपने 0 कॉइन दिए 0 0, या 5 कॉइन इसको दिए, 5 कॉइन इसको दिए, या 5 इसको दिए, या 9 इसको दिए, 1 इसको, या फिर 4 इसको। यानी आप कितने भी तरीके से कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं यहाँ पे, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। इसको 0 भी मिल सकता है, हो सकता है आपने 0 इसको दिया, 15 इसको यहाँ पर दिया, कुछ भी हो सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया 15 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, 3 यहाँ पर कौन है, बेगर है, एक्स बेगर, वाई बेगर, जेड बेगर। 3 बेगर में 15 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी मेरे को यहाँ पे 2 स्टिक यहाँ पे चाहिए होगी। सिंपल सी बात है, 3 लोग खड़े हैं, अगर उनमें बंटवारा करना है तो मेरे को 2 लाइन चाहिए यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 कॉइन 2 स्टिक, यानी 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये होता है 17C2 होता है, यानी कि 17 इंटू 16/2 यहाँ पे ये होता है 8, यहाँ पे 17 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करना मेरे को नहीं आता। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये होता है भैया कितना, मेरे को नहीं पता, गलती भी हो सकता है यहाँ पे 56, 5 8 और 5, हाँ मतलब इसके आसपास होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी सेम ही कहानी है कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल यहाँ पे 15। यहाँ पे द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि x क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को तो 2 या 2 से अधिक रहना है, ये बोल रहे हैं y की वैल्यू 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं कि 4 या 4 से अधिक। इसका मतलब क्या, ये बेगर ये बेचारे, ये बोल रहे हैं मेरे को 2 या 2 से अधिक कॉइन चाहिए, ये बोल रहे हैं मेरे को 3 या 3 से अधिक कॉइन चाहिए, ये बोल रहा है कि 4 या 4 से अधिक कॉइन चाहिए। ये काम करो, ये कॉइन आपको देने पड़ेंगे पहले से ही। तो आपने क्या करा कि सबको दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश बन गया यहाँ पे इज इक्वल टू 15 माइनस आपने 2 3 4 4 5 6 7 8 9, आपने 9 कॉइन जो है वो बेसिकली बांट दिए, दान कर दिया आपने। तो यहाँ पर अब आपके पास 10 11 12 13 14 15, यानी कि 6 कॉइन बचा आपके पास। अब ये x डैश वाई डैश जेड डैश क्या है, x डैश बेसिकली ऐसा बेगर है जिसके पास 2 कॉइन ऑलरेडी पड़े हैं, वाई डैश ऐसा बेगर है जिसके पास 3 कॉइन ऑलरेडी पड़े। पहले x बेगर था, अब 2 रुपए एक्स्ट्रा आ गए उसके पास, अब वो बेसिकली x डैश बन गया, पावरफुल बन गया। ठीक है भैया, जैसे ही पैसे आते हैं तो हम क्या होते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अब नेक्स्ट अब यहाँ पर 6 कॉइन आपके पास है। 6 कॉइन को अगर मुझे 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या 6 बेगर ही तो है, सॉरी यहाँ पे 6 कॉइन को 3 बेगर में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं यहाँ पर क्या सोचता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2 स्टिक यहाँ पे होनी चाहिए ताकि मैं उनको मार सकूँ। यहाँ पे सॉरी मारना नहीं है, अगर हम बात करें 6 कॉइन को और 2 स्टिक को अगर मुझे अरेंज करना है तो यहाँ पे होता है 8 फैक्टोरियल यहाँ पे अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल यहाँ पर। 1 मिनट भैया, 2 फैक्टोरियल यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर 6 कॉइन और 2 स्टिक को अरेंज कर सकते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा,
इन 6 कॉइन को 3 बेगर में हम कितने तरीके से कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमें मिल जाएगा, और बाकी सब आपको पता है ना। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि काम करते हैं कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल यहाँ पर क्या है 15 यहाँ पर है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x y z सेम कहानी है, 15 कॉइन को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट यहाँ पर एक बात आप देख पा रहे हैं, y की वैल्यू क्या है भैया 5 या 5 से अधिक यहाँ पर है, z यहाँ पे 7 या 7 से अधिक यहाँ पर है, ये 5 या 5 से अधिक है। इसके भाई साहब के नखरे अलग है, ये बेसिकली अमीरों वाला बेगर है, ठीक है। यानी इसके पास क्या है, ये बोल रहा है कि भैया लेस देन इक्वल टू -2। मतलब क्या, मतलब ये बोल रहा है कि ये हमें बोल रहा है कि हम जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास 2 कॉइन कम पड़ जाए ना तो आप मुझसे ले लेना। ये उल्टा 2 कॉइन हमको एक्स्ट्रा दे रहा है। ये भाई साहब 5 कॉइन लेगा, इसने बोला कि भैया मेरे को मैं 5 से कम कॉइन नहीं लूंगा, इसने बोला कि मैं 7 से कम कॉइन नहीं लूंगा, ये बोल रहा है कि मेरे से 2 कॉइन आप ले लेना, ठीक है भैया। यानी कि अब यहाँ पर ये बन गया x डबल डैश, थोड़ा पावरफुल है भैया, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है, ये वाई डैश, ये प्लस क्या है जेड डैश है, इज इक्वल टू यहाँ पर अब बात करते हैं इसके बारे में, x डबल डैश क्यों, क्योंकि भैया दान कर रहा है, ठीक है, बस ऐसे में लगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास 5 कॉइन आपने y को दे दिए, ठीक है भैया, 7 कॉइन आपने z को दे दिए, इस भाई साहब से आपने 2 कॉइन ले लिए, ये दे रहा है, ले लेते हैं यहाँ पे +2। तो यहाँ पर अब आपके पास कितने कॉइन बचे आपके पास, आपने देखा कि ये 5 और 7 कितना होता है 12 होता है, माइनस का 12, फिर -10 बनेगा, 15 - 10, यानी अब आपके हाथ में 10 कॉइन यहाँ पर है। अब 10 कॉइन को इन 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 कॉइन पड़े आपके पास और आपको दान ही करने थे वैसे भी। तो 10 कॉइन यहाँ पर और 3 बेगर है, तो मुझे पता है 3 बेगर यहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 स्टिक चाहिए बेसिकली। तो 2 स्टिक के लिए आप देख पा रहे हैं कि भैया 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये होता है 12c2 होता है, ये होता है 12 × 11 अपॉन 2, ये होता है 6 × 11, दैट मीन्स 66। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ओके, तो ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड 0 या 0 से कितने भी अधिक हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया एक्स वाई जेड को कितने कितने कॉइन मिल रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर कहने के लिए अपन कह सकते हैं कि अगर मान लें 1 1 1, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने 3 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर ले 20 से तो कम ही बनेंगे यहाँ पे, यानी बहुत सारे केस बनेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है कि भैया 1 1 2 बने, यहाँ पे 10 1 1, यहाँ पे 5 5 5, यानी कि इनका सम जो 20 से कभी अधिक होना ही नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करें, क्योंकि हमें तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना आता ही नहीं है कि हमें तो 20 के 20 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे पूरे। हमें तो इतना पता है, हमें क्या पता है कि अगर मेरे पास 3 बेगर हैं और मैं उन्हें 20 कॉइन क्या कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे उतना पता है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर कोई एक बंदा कम पड़ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 1 2 3 है, 17 कॉइन अगर मान लो कोई बंदा आकर ले ले मुझसे यहाँ पे, यानी कि 17 कॉइन कम पड़ रहे हैं मेरे पास, मेरे जेब बचे हैं, मैं वो चाहता हूँ वो मैं किसी और को दे दूं। यहाँ पे 2 1 3 है, 2 1 3 1 2 3, 1 मिनट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 4 बनेंगे, यानी 16 कॉइन यहाँ पर कोई बंदा आकर ले ले तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि 17 18 19 20 20 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास अभी 20 कॉइन है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमें एक फॉल्स बेगर चाहिए, यानी एक ऐसा बेगर चाहिए जो कि बेसिकली बेगर ना हो, बड़ो बीच में जाकर बैठ जाए, नकली बेगर बनकर बैठ जाए। यानी काम करते हैं कि अगर यहाँ पर मैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 15 यहाँ पर है, और प्लस अब यहाँ पर मुझे किसी को बैठाना पड़ेगा, एक फॉल्स बेगर को। तो भैया अब यहाँ पर एक फॉल्स बेगर बैठ गया, जिसने क्या करा कि बचे हुए कॉइन को ले लिया। यानी कि अब मैं 15 कॉइन को बेसिकली इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है भैया। 15 कॉइन को मैं इन 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 15 कॉइन को 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो यहाँ पर आप कहेंगे भैया कि 15 कॉइन 3 स्टिक यहाँ पे, यानी आप कहेंगे कि 15 और 3 18 फैक्टोरियल अपॉन
15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यहाँ पे, यानी 18C3 बनेगा। यानी इतने तरीकों से हम 15 कॉइन को एक्स वाई जेड और इस फॉल्स बेगर में बांट सकते हैं। एक केस के बारे में बात करते हैं। अगर आपने 1 कॉइन इसको दिया, 1 इसको दिया, 1 2 3 4 5 6 7 इसको दिया आपने, 7 8 9, ये काम करते हैं आपने 2 इसको दे दिया आपने, तो आपने एक्स वाई जेड में 10 कॉइन बांट लिए, ठीक है। बचे हुए 5 कॉइन इसने ले लिया आपके, यानी 1 2 3 4 5, यानी हो क्या गया आपके पास, यानी आपके पास 1 2 7 ये केस मिल गया आपको। आपको तो इसको देखना है, यानी बचे हुए कॉइन जो आपके पास फॉल्स बेगर ले रहा है। तो यानी आपको टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे मिल जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20 के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। यार ये तो सोचने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मान लो x की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 1 1 है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे तो 101 पॉसिबल भी है, ये 102 पॉसिबल है, 1000 भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर बनेंगे, हाँ बनेंगे। यानी यहाँ पर क्या बनेगा भैया, यहाँ बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये बेसिकली एग्जाम में तो बहुत कम चांस आने के, है ना, लॉजिकली वैसे आ सकता है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके बेस पर अपन इसको सॉल्व करें। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल आपके पास है, ठीक है भैया। 21 यहाँ पर क्या है, 21 एप्पल, यहाँ पर 21 एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन। यहाँ पे 3 चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर छोटे छोटे ABC 3 यहाँ पर बच्चे हैं। और इन बच्चों के नखरे क्या है, दैट ईच चिल्ड गेट्स एट लीस्ट 2 एप्पल, यानी हर बच्चा कह रहा है मेरे को कम से कम 2 एप्पल तो देने ही देना, ठीक है। तो एक काम करते हैं भैया, 2 एप्पल सबको दे दो। यहाँ पे मैंने पहले पकड़ा दिया उनको, ठीक है, ताकि बाद में मेरे को देना ना पड़े अलग से। तो 2 2 4 एंड 2 6, मैंने 21 में से 6 एप्पल को पहले से दान कर दिया। यहाँ पे दान नहीं कर रहा, आप दे रहे हो, कॉइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बच गए 15 एप्पल यहाँ पर। अब 15 एप्पल मेरे पास और बच गए, अब इनका क्या करूँ, तो मैं इन बच्चों में और बांट देता हूँ यहाँ पे। तो 15 एप्पल को अगर मुझे 3 बच्चों में बांटना है तो मेरे को यहाँ पे 2 स्टिक यहाँ पे चाहिए, यानी कि 17 अपॉन 15 फैक्टोरियल यहाँ पर और 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, ये बनता है 17C2 होता है, इसकी वैल्यू होती है 17 इंटू 16 इंटू 2, और यहाँ पे 2 8 16, और अभी हमने इसको सॉल्व किया था, ये 136 आया था, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हमारे सामने यहाँ पे द नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग 20 डिस्टिंक्ट ऑरेंज टू 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच चिल्ड गेट्स एट लीस्ट 1 ऑरेंज। तो यार ये तो आपके लिए होमवर्क यहाँ पर है ना, कि 20 ऑरेंज को 3 बच्चों में बांटना है कि सबको एक एक मिल जाए, होमवर्क यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास द नंबर ऑफ ट्रिपलेट एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 15। यहाँ पे इसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल यहाँ पर 15 बोल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड के आपको ऑल सोल्यूशन फाइंड करने हैं, बट ये कह रहा है कि वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। मतलब क्या कि यहाँ पर ये कि 9 1 5 तो चलेगा, परंतु ये 5 5 5 ये नहीं चलेगा, या फिर ये 4 4 8 7 ये नहीं चलेगा। यानी कि एक जैसे नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है भैया। यानी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो, और नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, मतलब क्या आपको अलग अलग चाहिए। बट जब हम 15 कॉइन को एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मुझे तो क्या होते हैं, मुझे सारे केस मिलते हैं, उसमें सेम भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। तो एक काम करें क्या कि सारे केस निकाल लेते हैं और जो भी सेम आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। हाँ, तो अगर मैं 15 कॉइन को अगर 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करूं टोटल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे भैया कि 15 कॉइन यहाँ पर आपके पास है, 3 बेगर यहाँ पर है, 2 स्टिक चाहिए मेरे को। तो मुझे पता है यहाँ पे 15 और 2 17 फैक्टोरियल, यहाँ पर 15 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये होता है 17C2
इसकी वैल्यू मैंने याद कर लिया 136, बार बार आ रहा है मेरे सामने, है ना। तो 136 यहाँ पर है, ओके। वन, ऐसा मत बोलना ये सही यहाँ पर है, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अभी अभी हमें उनको निकालना पड़ेगा जहां पर आपके नंबर सेम सेम आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स वाई जेड यहाँ पर, अब मुझे बताओ कि सेम सेम क्या क्या हो सकता है। कि ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ पर 15 कॉइन यहाँ पर दिए, यहाँ पे 0 कॉइन दे दिया आपने, ये पॉसिबिलिटीज है ना। या फिर आपने 1 कॉइन यहाँ पर दे दिया, 1 एंड 1, यहाँ पे आएगा 13 कॉइन, यहाँ पे 13 14 एंड 15, डबल 1 सेम यहाँ पर आ रहा है। या फिर आपने 2 एंड 2, यहाँ पर 11, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पास 3 एंड 3 और यहाँ पर 9, ये हो सकता है। या फिर 4 एंड 4, यहाँ पर 7, है ना, 7 एंड, ये एकदम यहाँ पर 9, 3 एंड 3, यहाँ पे 4 4 और यहाँ पर 7, यहाँ पे 5 5 और 5, ये भी पॉसिबल है। या फिर मान लो 6 एंड 6 और यहाँ पे 3, ये पॉसिबल है। 7 एंड 7 और यहाँ पर 1, है ना। तो क्या अब और पॉसिबल है क्या कि 8 और 8 16 और यहाँ बनेगा 17, इतने तो कोई नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ पर अगर हम इनके बारे में ध्यान से बात करें, देखो भैया ये जो 15 0 0 यहाँ पर है, x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 0, z की 0। अब इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं कि y कभी 15 होगा, z 15 होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप यहाँ क्या बोलते हो, 3 यहाँ पर नंबर यहाँ पर है, 3 फैक्टोरियल यहाँ बनेगा, और 2 नंबर एक जैसे यानी 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, इसकी वैल्यू बनती है 3, ठीक है। इसकी भी कितनी बनेगी, 3 बनेगी यहाँ पे, ये भी 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा, ये भी 3, ये 3 नहीं बनेगा भैया, 5 5 5 एक ही केस है, ठीक है भैया। यानी ये बनेगा 1, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 इंटू 7 यहाँ पे प्लस 1 22। तो आपको 22 केस माइनस करने पड़ेंगे, -22 यहाँ पे, 6 एंड 2 4, 3 1 1 1 4। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है ना। तो नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं हमारे सामने यहां पर कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इंटीजर, या जो भी इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 21 यहाँ पर है। x को 1 1 चाहिए, y को 3 या 3 से अधिक चाहिए, z को 4 या 4 से अधिक चाहिए। पता है आपको कि आपने 4 3 7 और 8 कॉइन आपको पहले से बांटने पड़ेंगे, ठीक है भैया। यानी कि आपने 8 कॉइन पहले से बांट दिए, आपके पास कितने कॉइन बच गए, आपके पास 13 कॉइन बच गए आपके पास, ठीक है। अब 13 कॉइन को 3 बेकर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करोगे आप, 13 कॉइन को अगर 3 बेकर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 13 कॉइन और यहाँ पे 2 स्टिक यहाँ पे, है ना। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल बनेगा, ये होता है 15C2 होता है, ये होता है 15 इंटू 14 अपॉन 2, ये होता है 7, 15 इंटू 7 105। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहली बात ये है कि एक बार आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को मान लो बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद फिर आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। बार बार बनाना कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पर ये बेसिकली बेगर कोई प्रिंसिपल का ही सवाल है, बट लैंग्वेज में आप फंस सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर आपके पास द नंबर ऑफ वेज 16 आइडेंटिकल क्यूब्स यहाँ पर है, ठीक है भैया। यानी कि मेरे पास 16 क्यूब है और सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। और ऑफ विच 11 आर ब्लू, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 16 क्यूब है, 11 कैसे हैं, 11 यहाँ पर ब्लू है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि एंड रेस्ट आर रेड, रेस्ट बचे कितने, 5 बच गए यहाँ पे, 5 कैसे रेड यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर बोला कैन बी प्लेस्ड इन अ रो, यानी कि मैं इन सबको एक लाइन में अरेंज कर रहा हूँ। ये जो भी 11 ब्लू क्यूब है और 5 यहाँ पे रेड क्यूब है, सबको एक लाइन में अरेंज कर रहे हो, और इस तरीके से कर रहे हो कि बिटवीन एनी 2 रेड क्यूब, यानी किसी भी 2 रेड क्यूब के बीच में शुड बी एटलीस्ट 2 ब्लू क्यूब। यानी क्या कि अगर 2 रेड क्यूब यहाँ पर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पर क्या है, रेड क्यूब है, तो इनके बीच में
मतलब एटलीस्ट 2 ब्लू क्यूब तो होने चाहिए, यानी दो रेड क्यूब के बीच में आप 2 ब्लू क्यूब डाल सकते हो, या 3 4 5 जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक काम करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला गया है कि रेड क्यूब के बीच में 2 ब्लू क्यूब होने चाहिए। तो ये काम करते हैं, पहले अपन रेड क्यूब को अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं ये आपके पास यहाँ पे रेड क्यूब यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये क्या है 5, यानी कि आपने रेड क्यूब को यहाँ पर अरेंज कर दिया। पांचों के पांचों क्या एक जैसे हैं, तो इनको अरेंज करने का एक ही तरीका पॉसिबल है, ठीक है भैया। यानी इनको हम एक ही तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लू क्यूब के बारे में। यानी कि ब्लू क्यूब को इनके बीच में या इनके आसपास इस तरीके से अरेंज करना है कि प्रत्येक दो रेड क्यूब के बीच में एटलीस्ट 2 ब्लू क्यूब होना चाहिए। मतलब क्या कि यहाँ पर 2 ब्लू क्यूब यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर 2 ब्लू क्यूब यहाँ पर हो सकते हैं, 2 तो यहाँ पर होने ही चाहिए, ठीक है भैया। 3 भी हो सकते हैं बट 2 तो होने ही चाहिए आपके पास। ब्लू क्यूब आपके पास 11 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर आ गए, 3 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, 2 से कम तो चलेंगे नहीं यहाँ पे। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 3 5 6 7 8 9, तो एक ब्लू क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक अब यहाँ पर भी आपकी मर्जी, आप यहाँ रखो या फिर हो सकता है यहाँ पर आ जाए, या हो सकता है कि आपने बेसिकली इसको यहाँ पर रख दिया। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक 2 रेड क्यूब के बीच में क्या है कि बेसिकली आपके पास 2 ब्लू क्यूब तो यहाँ पर है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर मैं यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो भी ब्लू क्यूब यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर मैंने x1 मान लिया, यहाँ पर जितने भी ब्लू क्यूब यहाँ पर आएंगे मैंने उनको x2 मान लिया, प्लस यहाँ पर जितने भी ब्लू क्यूब यहाँ पर आने वाले हैं उनको मैंने x3 मान लिया, प्लस और यहाँ पर आने वाले को मैंने x4 मान लिया, प्लस और यहाँ पर आने वाले को मैंने x5 मान लिया, प्लस और यहाँ पर आने वाले को मैंने x6 मान लिया। और ये बेसिकली है क्या, टोटल नंबर ऑफ ब्लू क्यूब्स कितने हैं भैया, 11 ब्लू क्यूब्स यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो भी ब्लू क्यूब है वो 2 या 2 से क्या है, अधिक है। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर 11 कॉइन है, 6 बेगर है, 11 कॉइन को 6 बेगर में कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये वाला बेगर क्या बोल रहा है कि मेरे को 2 या 2 से अधिक कॉइन चाहिए, ये बोल रहा है कि मेरे को 2 या 2 से अधिक कॉइन चाहिए, है ना। कहानी बहुत ही सिंपल है भैया। ये भी क्या बोला है, मेरे को 2 या 2 से अधिक कॉइन, ये भी 2 या 2 से अधिक कॉइन डिमांड कर रहा है। x6 को x1 को फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कॉइन दें या फिर ना दें, वो अपने आप में संतुष्ट हैं। परंतु ये बीच वाले जो कॉइन है या बीच वाले जो बेगर है उनको 2 कॉइन चाहिए, तो क्या करें, देना पड़ेगा। 2 2 4 5 6 7 8, मैंने 8 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पर। मेरे पास अब यहाँ पर 9 10 11 या 3 कॉइन बचे हुए हैं। अब जो 3 कॉइन बचे हुए उनका करना क्या है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पर। यानी कि अगर मैं 3 कॉइन को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 1 2 3 4 5 6 बेगर में, मेरे को 5 डंडे चाहिए, स्टिक चाहिए मेरे को यहाँ पे, यानी 5 स्टिक बनेगी यहाँ पे। 5 स्टिक एक जैसी है, 3 सिक्के एक जैसे हैं, इनको अरेंज करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये होता है भैया 8c3 होता है। यानी कि 8 7 6 3 2 1 56 बनेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा भैया वो बनेगा 56। ओके, सो नेक्स्ट अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल, यहाँ पर 24 दे रखा है। अब इसके बारे में अगर अपन ध्यान से बात करें तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई क्या है, 24 है। यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल, यहाँ पर 24 है। 24 क्या होता है भैया, 8 इंटू 3 होता है। यानी कि ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 होता है। ओके, तो एक्स वाई जेड के कितने सॉल्यूशन बनेंगे। अगर अपन ध्यान से देखें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये एक्स वाई यहाँ पर जेड यहाँ पर है,
2 की पावर 3 को ऐसा एज्यूम करो कि 2 के 3 कॉइन यहाँ पर आपके पास है, यानी कि आपके पास 2 के 3 कॉइन यहाँ पर है और 3 का एक कॉइन आपके पास है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 24, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2, 12, मतलब 12, जेड की वैल्यू 2, यहाँ पे मतलब 24 बनाना आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि अगर मैं इन 3 कॉइन को अगर मैं एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करूँ तो कितने तरीके होंगे, है ना, कि अगर मैं 3 कॉइन को अगर एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कितने तरीके बनेंगे। आप यहाँ बोल रहे हो कि 3 कॉइन को आप बेसिकली एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी 3% में, यानी कि 2 यहाँ पे ये कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल बनेगा, यानी यहाँ पर एक बेस बन रहा है कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल यहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आपने दो 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 3 सिक्के 3 पेपर में बांट दिए। कैसे बांट दिए भैया, तो अगर मैं इनको थोड़ा सा एक्सपेंड यहाँ पर करूँ, मैं ये बेसिक यहाँ पर जो भी आपके पास एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा हुआ है ये बेसिकली मल्टीप्लाई में आपने क्या करा कि हो सकता है कि आपने यहाँ पे हो सकता है कि आपने इनको इस तरीके से अरेंज किया हो। सबसे पहले आपने 2 के 3 सिक्के थे, इन 3 लोगों में बांटे। कैसे बांटे होंगे, आपने हो सकता है कि 2 कॉइन इसको दे दिए, 1 कॉइन इसको दिया, इसको कुछ भी नहीं दिया, या फिर आपने 2 कॉइन इसको दे दिए, मतलब एक सिक्का जो है ना, 2 सिक्के इसको, एक सिक्का इसको, इसको कुछ भी नहीं, 1 1 1 इस तरीके से बांट दिया, या फिर आपने एक सिक्का इसको, 2 सिक्के इसको। ठीक है, या फिर आपने तीनों सिक्के इसको बांट दिए, इन तीनों कुछ भी नहीं बांटा, यानी कि अभी आप लोगों ने क्या करा कि 2 के 3 कॉइन थे, इनको आपने बांट दिया। अभी यहाँ पर एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 2 2 4, 4 इंटू 2 8 बनेगा। यहाँ पे 2 2 4 8 बन रहा है, 2 2 4 8 बन रहा है, यानी कि अभी जो है अभी एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई 8 बन रहा है। 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर अगर मैं 3 को भी अगर एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करूँ, यानी एक कॉइन को अगर मैं एक कॉइन को अगर 3 पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, यानी कि 2 यहां पर, ये कितना बनेगा भैया, ये बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये होता है भैया 3C1, यानी बनेगा 3 बनेगा। कहने के लिए आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई आपने ये काम करा, उसके बाद आपने 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल यहाँ पर, यानी कि जब भी आपको मल्टीप्लाई का केस निकालना पड़े, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, क्या करना आपको कि आपको पहले 2 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फिर 3 के कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इसको सॉल्व करके। जैसे ही मैंने 3 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने ये कॉइन जो है मान लो इसको दे दिया मैंने, ठीक है भैया, इस वाले मान लो मैंने इसको कॉइन दे दिया मैंने यहाँ पे, इस वाले में मैंने इसको कॉइन दे दिया यहाँ पे, इस वाले में मैंने इसको कॉइन दे दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स की वैल्यू कितनी बन गई, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 2 2 4, 4 इंटू 3 12, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है भैया 2 मल्टीप्लाई बाई जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका वन ऑफ द केस बन रहा है यहाँ पे, यानी आपको निकालना क्या, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है भैया, तो एक्स वाई जेड का एक आपके क्या बन रहा है 12 2 1 बन रहा है, एक यहाँ पे क्या बन रहा है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू यहाँ बन रहा है 6 बन रहा है, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ केस मिल जाएंगे। क्या करना है, सिंपली आपको इनको तोड़ना है, एक जैसे कॉइन अलग करना है और ये कॉइन अलग करना है, अलग अलग सबको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अब हम बात करने वाले हैं आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल के बारे में। अभी तक हमने बात की आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, यानी क्या, अगर मैं आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल के बारे में बात करें, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा डस्टबिन के बारे में, क्योंकि वहां पर हमने कहा था डस्टबिन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी कि मेरे हाथ में अगर कुछ भी है, जैसे मान लो मेरे हाथ में कचरे के थैले हैं, और अगर मैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मैं वहां पर कुछ भी सोचता नहीं हूं, मैं जाता हूं और कचरे को रख के आता हूं, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है कि भैया वहां पर इसमें डालूं या फिर इसमें, नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। और अब की बार मजे की बात क्या है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या आइडेंटिकल है ना, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यार
कि अगर मान लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि चार डिफरेंट आइसक्रीम है, ठीक है भैया, 4 डिफरेंट आइसक्रीम है और आपके पास 4 आइडेंटिकल आइसक्रीम है। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर 4 में से, ठीक है भैया, 4 में से आपको एक आइसक्रीम लेनी है साइड में, तो इसके कितने तरीके होंगे? आप बोलोगे कि भैया 4C1 होगा, ठीक है। मैं कहता हूं कि 4 में से कोई भी 2 आइसक्रीम लेकर आओ मेरे पास, तो आप बोलोगे 4C2 तरीका होगा, क्योंकि चारों क्या अलग अलग आइसक्रीम है। मैं कहता हूं 4 में से 3 को साइड में लेकर आ, तो आप बोलोगे भैया 4C3, है ना। बट अगर आपके पास 4 आइडेंटिकल है, चारों की तरफ आइसक्रीम एक जैसी है, तो मेरे को एक आइसक्रीम देता हूँ, इसका एक ही तरीका है, चारों की तरफ आइसक्रीम एक जैसी है, सोचना भी नहीं है। अगर एक आइसक्रीम लेनी है, 1 तरीका, मैंने कहा यार 2 आइसक्रीम चाहिए मेरे को, 1 एंड 2, सोचना भी नहीं है, चारों तरफ क्या एक जैसी है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा अपन सोचते नहीं है, आइडेंटिकल में ज़्यादा सोचना नहीं होता है। चलो इसके बारे में बात कर दी, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स यहाँ पर है, मतलब आपके पास 8 बुक्स हैं और आठों क्या है, एक जैसी है। 1 2 3 4 8 बुक रखी हुई है, कुछ भी सोचना नहीं है, 4 बुक उठाओ एक तरीका, 5 बुक उठाओ एक तरीका, सभी सारी की सारी क्या सेम बुक्स यहाँ पर है और इन्हें आप 4 आइडेंटिकल सेल्स में रख रहे हो। सेल्स मतलब जो भी रखने की जगह होती है, ठीक है भैया। 1 2 3 4 ये बेसिकली आपकी क्या है, सेल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले, बुक को रखने वाले हैं। तो अपन कितने तरीकों से बुक को रख सकते हैं? हमारे पास 8 बुक्स है, सबकी सब क्या है, सेम है, सेल्स भी क्या है, सेम ही है। ऐसा नहीं है कि सेल 1 2 3 4 9 1 1 1 1 डस्टबिन की तरह है ना। तो यार अपन सोचते हैं, ठीक है, मतलब पहले अपन क्या करते हैं कि 8 बुक्स यहाँ पर है, तो 8 बुक्स में ऐसा कर सकते हैं कि मैं 8 की 8 बुक लूँ, किसी एक सेल्फ में डाल दूँ। मतलब मैंने हाथ में 8 बुक ली और 8 की 8 बैग मैंने जाकर रख दी, मैं सोच नहीं रहा हूँ कि मैं किस में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 0 0 0 ये केस पॉसिबल है। या फिर एक काम करते हैं कि 7 बुक साइड में लेते हैं, एक बुक साइड में यहाँ पे, तो 7 1 0 0 बनेगा। या फिर आपने ऐसा किया कि 6 बुक आपने ली, 6 और यहाँ पे आपने ली 2, 6 और 2 0 एंड 0 यहाँ पे, एक हाथ में 6 एक हाथ में 2 ले लिया आपने। अब आपने आपके हाथ 3 कर दिए, ठीक है, यानी कि 6 1 1 0 ये भी पॉसिबल है। फिर आपने क्या सोचते हैं कि मान लो आपने 5 और 3 0 0 ये भी कर लिया कि एक हाथ में 5 एक हाथ में 3, फिर आपने 5 2 1 0 ये भी कर लिया आपने, फिर आपने 5 1 1 1 ये भी सीख लिया आपने। और कुछ केस पॉसिबल है, 5 और 3 8 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, 5 6 7 8 हो गया यहाँ पे। या फिर आपने 4 4 0 या फिर 4 3 1 0 यहाँ पे, या फिर 4 5 6 7 8 0 या फिर 4 5 6 7 8 यहाँ पर। और कुछ 4 5 6 7 वो पॉसिबल नहीं है। या फिर आपने 3 और 3 6 7 8 0 यहाँ पे, और बनेंगे यहाँ पे 3 3 1 एंड 1 3 और 3 6 7 8 यहाँ पर, है ना। अभी आप बेसिकली इनको अरेंज करते जा रहे हो, यहाँ पे आप अरेंज नहीं करो, बेसिकली आप इन बुक्स को जो है इन सेल्स में डाल रहे हो अलग अलग तरीकों से यहाँ पे। और क्या पॉसिबल है, अगर अपन ध्यान से देखें 3 3 6 हो गया, 7 8 यहाँ पर हो गया, और नेक्स्ट यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 ये पॉसिबल है ना। इसके अलावा यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 2 2 4 6 और 8 ये पॉसिबल है। यानी कि इतने तरीकों से हम जो है बुक को वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर इस केस के बारे में ध्यान से देखें, यहाँ पर आपने क्या करा कि आपके पास 8 बुक्स थी, 7 बुक आपने अलग कर ली, एक बुक अलग कर ली, इसके कितने तरीके? क्या आप यहाँ पे ग्रुप बनाओगे कि 7 बुक अलग एक बुक अलग? भैया बुक सारी एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी 7 बुक ले रहे हैं और कौन सी एक बुक को अलग कर रहे हैं, सारी की सारी सेम है, कुछ भी सोचना नहीं है।
तो उसका एक ही तरीका है, यानी कि उसका एक ही तरीका है भैया। और फिर उन बुक को इन सेल में डालने का भी एक तरीका है। आप इनको अरेंज ना करो यहाँ पे कि यहाँ पे 7100 यहाँ पर है तो 7 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 00 यहाँ पे, आइडेंटिकल है, सब सेम ही होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक केस ही बनेगा भैया। ओके, ये सारे एक एक केस ही बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। इसका मीनिंग क्या है? ये बेसिकली बेगर कोइन प्रिंसिपल का पार्ट 2 है, ठीक है भैया। यानी कि अगर आपके बेगर कोइन प्रिंसिपल को मैं कंस्ट्रेंट कर दूं, यानी इसको और ज्यादा मैं हार्ड कर दूं, तो वहां पर आती है मल्टीनोमियल थ्योरम। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, और मैं आपसे कहता हूं कि 15 कॉइन को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप क्या करते हो कि 15 कॉइन को इन 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हो, 15 कॉइन 2 स्टिक है ना, 15 कॉइन है 2 स्टिक है, अरेंज करना है। 15 कॉइन एक जैसे हैं, 2 कॉइन एक जैसे हैं, 17 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 17c2 136 याद हो गया हमको, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा करो कि मान लो x जो है उसको मतलब एक या एक से अधिक कॉइन चाहिए, ये कह रहा है मेरे को 2 कॉइन चाहिए, ये कह रहा है मेरे को 3 कॉइन चाहिए, तब आप क्या करते हो कि 3 4 5 6 15 में से 6 कॉइन आपने पहले ही दान कर दिया उनको, बचे कितना आपके पास, अब आपके पास 9 कॉइन बचे। 9 कॉइन को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 कॉइन 2 स्टिक 11c2 है ना। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा करते हैं कि आपका जो x भाई साहब जो भी है, एक काम करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि जो x y z जो है वो एक 3 डिजिट इंटीजर है। जैसे ही मैंने ये बात बोली और मैंने आपसे कहा कि जो x प्लस वाई प्लस जेड यहां पर है, इसकी वैल्यू यहां पे 14 है। अब गेम चेंज हो गया, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 14। अब आप इनको कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हो सकता है कि भैया इसको 14 कॉइन मिले, इसको 0 मिले, इसको 0 मिले, यहाँ पे 13 मिले, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 मिले, इसको यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही बोला एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट इंटीजर है, एक कंडीशन यहाँ पर आती है। वो कंडीशन यहाँ पर क्या है? वो कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपने जाने अनजाने में ये बोल दिया है कि y जो है वो यहाँ पे 0 से 9 के बीच में होगा, z यहाँ पर 0 से 9 के बीच में होगा, और यहाँ पर x बेसिकली 1 से 9 के बीच में होगा, क्योंकि x बेसिकली 1 या 1 से अधिक होगा, 9 से कम होगा, y 0 और 9 के बीच में होगा, और z यहाँ पर 0 और 9 के बीच में होगा। यानी कि आपने बेसिकली इनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए हमारे सामने एक थ्योरम आती है बेसिकली, और उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल थ्योरम। अब इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके सामने अगर मान लो ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक काम करते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल यहाँ पर 15 या 14 यहाँ पर है, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 और 9 के बीच में, ये आपका 0 और 9 के बीच में, और ये भी आपका 0 और 9 के बीच में। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको इतना तो पता है ना कि यहाँ से एक नंबर आएगा, यहाँ से एक नंबर आएगा, यहाँ से एक नंबर आएगा, और इन तीनों का सम क्या होगा? 14 के इक्वल होगा। यहाँ से आप 5 निकालोगे, यहाँ से 5 और 5 10, यहाँ से 4 निकलेगा, है ना। कुछ ऐसा आप सोच रहे हो, मतलब आप यहाँ से नंबर निकाल रहे हो। अगर मैं नंबर को एक्सपेंड करूँ, तरीका बता रहा हूँ आपको मैं कि आपको क्या करना है कि 1 और 9 को x की पावर में एक्सपेंड करना है। मतलब क्या कि हम इसको यहाँ पर x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 और ऐसे करते करते प्लस x की पावर 9 लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, अब इसको भी x की पावर में एक्सपेंड करो, ये x वो x अलग अलग है, ठीक है। मैं y को एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस ऐसे करते करते x की पावर 9 यहाँ पर, ठीक है भैया। मैंने इसको भी एक्सपेंड कर दिया, अब मैं इसको भी एक्सपेंड कर रहा हूँ x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस ऐसे करते करते x की पावर 9 यहाँ पे। अब क्योंकि मैं सबको x की पावर में एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैंने इसे कर दिया, इसे कर दिया, इसे कर दिया, तो इसको भी x की पावर 14 लिख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पर आएगा x की पावर 14 यहाँ पर। अच्छा, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इनको मल्टीप्लाई करने पर बहुत सारे टर्म बनेंगे, बहुत सारी पावर्स आएगी यहाँ पर। मुझे उनके अंदर से x की पावर 14 वाले टर्म्स को बाहर निकालना है। मैं उनको बाहर क्यों निकाल रहा हूँ? मैं उनको इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ कि अगर मान लो कि अगर मैंने यहाँ से मान लो x की पावर 9 मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ से मैंने x की पावर यहाँ 1 लिया, यहाँ पे मैं x9 यहाँ से ले रहा हूँ, x1 यहाँ से मैंने लिया, और x की पावर 5 यहाँ से ले रहा हूँ। ये बेसिकली बन क्या रहा है, ये बेसिकली x की पावर, सॉरी यहाँ पर x की पावर 4 है। ओके, तो ये बेसिकली x की पावर 15 बन रहा है। ठीक है, कितना मिल गया मुझे? 1 मिल गया। ये 915 क्या है? ये बेसिकली वन ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पर ये मिल गया मुझे, 1 मिल गया। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर x की पावर 8 लिया, यहाँ से x की पावर 2 लिया, और यहाँ से मैंने x की पावर 4 ले लिया। x की पावर 8, x की पावर 2, x की पावर यहाँ पे कितना बनेगा? 4। इनका सम कितना होता है? ये भी क्या है? x की पावर 15 है। यानी कि इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 8 to 4 यहाँ पर, 8 to यहाँ पे 4 बन गया। हो सकता है कि आप यहाँ पर x की पावर 7, x की पावर 3, x की पावर 4, अगेन x की पावर 15 बन रहा है। यानी कि आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, x की पावर 15 के बहुत सारे टर्म मिलेंगे। मान लेते हैं कि आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। जब आप इनको ऐड करोगे, 1 1 1 1 ऐड करोगे, ऐसे मान लो आपको 100 मिले, यानी आप यहाँ बोलोगे भैया 100 इंटू एक्स की पावर, ये 15 कहाँ से आ रहा है बार बार? 14, 10, 14 यहाँ पे, सब 14 यहाँ पर है। ठीक है, दिमाग में 15 चल रहा है, यानी कि x की पावर 14 यहाँ पर है, x की पावर 14, x की पावर 14 है। ठीक है भैया, ये भी x की पावर 14 यहाँ पर है ना? तो यहाँ पर इतने आपको x की पावर 14 मिलेंगे। कितने मिले आपको? आपको मिले 100, यानी कि ऐसे ट्रिपलेट आपको 100 मिलेंगे, यानी इसके 100 सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको इन्हें x की पावर में तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के बाद आपको इसके अंदर से x की पावर 14 को यहाँ से बाहर निकालना है, इतना आपको करना पड़ेगा। तो अब ये हम कैसे करते हैं, इसके बारे में अगर अपन बात करें, इसके बारे में अगर अपन ध्यान से बात करें, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहां से अपने को आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 100 और 1000 यहाँ पर हैविंग द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 14 यहाँ पर है। यानी कि अगर वो नंबर आपके पास x y z है, तो आपसे बोला जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए भैया? 14 यहाँ पर। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 14 चाहिए आपको। और क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर यहाँ पर है, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 से 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में, और 1 से 9 के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 9 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बनेगा? x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 9 यहाँ पर। अब क्योंकि ये और ये ब्रैकेट सेम ही है, तो इसको लिखकर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा x की पावर 14 बनेगा। जो भी एक्स्ट्रा x है उसको बाहर निकाल दो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पर आएगा 1 प्लस x प्लस, ऐसे करते करते यहाँ बनेगा x की पावर 8 यहाँ पर, अगेन x की पावर 8 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस समथिंग करते करते x की पावर 9 यहाँ पे, ये इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 14 है, यहाँ पर x की पावर 14 यहाँ पर है। ओके, तो अगर यहाँ पर x की पावर 14 यहाँ पर है, और अगर मैं इस x को वहाँ पर भेजूँ, तो ये बनेगा मेरे पास x की पावर 13 यहाँ पर। यानी कि मुझे इस ब्रैकेट में से x की पावर 13 का कोएफिशिएंट बाहर निकालना है। ठीक है भैया, तो उसको बाहर कैसे निकालना है उसके बारे में अगर अपन ध्यान से बात करें, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये बेसिकली 1 प्लस एक्स प्लस समथिंग जो भी लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक जीपी है। ठीक है,
और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस का आर होता है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, फिर 1 माइनस आर, आर यहाँ पर कितना है, एक्स अपॉन 1, एक्स बनेगा। ठीक है भैया, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 टर्म्स ये वाले, एक टर्म ये वाला, यानी कि 9 बनेगा यहाँ पे, यानी कि एक्स की पावर 9 यहाँ पर अपॉन 1 माइनस का एक्स बनेगा। तो अपन इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, मतलब जैसे भी आपको ये कभी भी आपको दिखे ऐसा 1 प्लस समथिंग जो भी दिखे, तो आप ये करना कि 1 माइनस एक्स की पावर को पता है, ए तो 1 ही होता है, 1 माइनस आर की पावर एन होता है, तो 1 आर कितना एक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 अपॉन 1 माइनस का एक्स बनेगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये भी ए की वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो 1 माइनस आर, आर यहाँ पर एक्स है, टोटल टर्म्स कितने हैं 10 यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस एक्स यहाँ पे, और इसका यहाँ पर होल स्क्वायर है, और यहाँ से मुझे एक्स की पावर 13 को यहाँ से बाहर निकालना है। इनको अगर हम सॉल्व करें, 1 माइनस एक्स की पावर 9 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 10 का होल स्क्वायर यहाँ पर है, 1 माइनस एक्स की पावर 10 का होल स्क्वायर यहाँ पर है। अगेन यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 माइनस एक्स यहाँ पर है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, नीचे कितना बन रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 3। अगर हम इनको ऊपर भेजें तो 1 माइनस एक्स की पावर -3, और यहाँ से मुझे एक्स की पावर 13 को यहाँ से बाहर निकालना है। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो इसमें से किसी भी x की पावर निकालनी होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है भैया n प्लस आर माइनस 1 सी आर। आपको इस टॉपिक में ओनली इसी फॉर्मूले को याद रखना है, सबसे मेन फॉर्मूला है। एक काम करते हैं कि अगर मुझे x की पावर 13 को बाहर निकालना है, ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 माइनस एक्स की पावर 9 यहाँ पर है, यहाँ पर ही बनेगा 1 माइनस 2x10 प्लस x20, यहाँ पर बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 3, और यहाँ से मुझे x की पावर 13 को बाहर निकालना है। अगर अपन ध्यान से देखें तो मुझे x की पावर 13 बाहर निकालना है, यानी कि 13 से ज़्यादा वाले जो टर्म्स बनेंगे, मतलब इनको सॉल्व करने में जो x की पावर 20 या x की पावर 25 बन रहा है, उन्हें मुझे हटाना पड़ेगा, वैसे मेरे काम के नहीं है। तो एक काम करते हैं कि 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 2x की पावर 10 चलेगा, 10 यहाँ से मिलेगा, 3 वहाँ से निकाल लेंगे, माइनस का 2x की पावर 10 बनेगा, 1 इंटू एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 20 काम का ही नहीं है, 13 तक निकालना आपको, तो इससे अपन छोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 9 बन रहा है, एक्स की पावर 9 इंटू 10 19 बन रहा है, काम का नहीं है, 9 और 20 29 काम का ही नहीं है, यानी आपको इसको इतना ही सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 3, अब यहाँ से x की पावर 13 को बाहर निकाल दो, यहाँ से आपको x की कौन कौन सी पावर मिलेगी, यहाँ से आपको x की पावर 0 मिलेगी, x की पावर 10 मिलेगी, x की पावर 9 मिलेगी, बट मेरे को निकालना कितना है, अगर यहाँ पर मेरे को 30 निकालना है तो मुझे यहाँ से भी x की पावर 13 चाहिए, इसके अंदर से यहाँ से मेरे को x की पावर 3 चाहिए, और यहाँ से मेरे को x की पावर 4 चाहिए, है ना। तो अब हम इन पावर्स को कैसे निकालने वाले हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। x की पावर 0 कोएफिशिएंट कितना यहाँ पर है 1, x की पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना यहाँ पर है -2, x की पावर 9 का कोएफिशिएंट कितना यहाँ पर है -1, यहाँ पे मल्टीप्लाई x की पावर 30 निकालना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसके अंदर से अगर आपके सामने 1 माइनस एक्स यहाँ पर हो, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का n यहाँ पे होता है, तो उसके अंदर से x की पावर r का कोएफिशिएंट निकालने के लिए आप यहाँ पर n प्लस आर माइनस 1 सी आर फॉर्मूले को यूज करते हो। अभी आपके सामने 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 3 यहाँ पर है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 3 यहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 यहाँ पर है, तो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं 3 प्लस आर माइनस का 1 सी आर, ये कितना होता है, देखो 3 और 1 ये बन गया 2 बन गया, तो 2 प्लस आर सी आर, एन सी आर क्या होता है एन सी आर, एन सी एन माइनस का आर, यानी कि 2 प्लस आर में से आर माइनस करो 2 बचेगा, 2 प्लस आर सी आर बन जाएगा। कैसे किया मैंने
कि 2 प्लस आर सी 2 प्लस आर माइनस का आर। तो अब हम 1 मिनट यहां पे 2 बनेगा भैया, यहां पर बनेगा आपके पास, क्या चल रहा है भाई, यहां पर बनेगा 2। ओके, काफी सिंपल है। अब यहां पर r की वैल्यू पुट करनी है और अपने कहां से मिल जाएगा, यहां पर x की पावर 13 चाहिए, 13 और 2 15, 15c2, 15c2। अगेन यहाँ पे 3 चाहिए, 3 और 2 5, 5c2, यहाँ पर 5c2। यहाँ पे कितना चाहिए भैया आपको, 4 चाहिए, तो 4 और 2 6, 6c2। बस आपको इन्हें प्लस करना है, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली अपने आप में वन ऑफ द काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बट मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके से करवाया है, इससे आसान तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन के मेन सवाल के बारे में अगर अपन बात करें, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ सम 16 ऑन थ्रोइंग अ डाइस 4 टाइम्स। एक डाइस से आपने उसको उछाला, 1 2 3 4 5 से कुछ भी आ सकता है, वापस उछाला, 1 से 6 कुछ भी आ सकता है, वापस उछाला, 1 6 वापस उछाला, 1 6, इन सब का सम 16 आपको चाहिए। मतलब ये कि आपने डाइस को, जो आपका यहाँ पर डाइस यहाँ पर जो था प्लस, ये बेसिकली आपका जो भी आपके पास डाइस यहाँ पर है, ये 1 2 जो भी यहाँ पर है, जो भी डाइस यहाँ पर है आप उनको उछाल रहे हो, और जब आप इनको उछाल रहे हो तो इनके ऊपर एक नंबर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मान लो 1 आ गया, फिर 1 1 6 या जो भी नंबर आता है, ठीक है, उन सब का सम कितना बोल रहा है भैया, 16 बोल रहे हैं। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि मुझे पता है कि भैया इसके अंदर 1 से 6 ही आ सकता है, इसमें भी 1 से 6 आ सकता है, इसमें भी 1 से 6 ही आ सकता है, और यहाँ पर भी 1 से 6 ही आ सकता है। मतलब क्या कि 16 कॉइन को 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है भैया, 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। कोई कह रहा है कि मेरे को 1 से 6 कॉइन चाहिए, ये बोल रहा है मेरे को 1 से 6 कॉइन, ये भी 1 से 6 कॉइन, ये भी 1 से 6 कॉइन। कैसे करोगे आप यहाँ पर, ये आपके डाइस बेसिकली ए बी सी और डी अलग अलग डाइस यहाँ पर है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं कि हम बेसिकली इनको x की पावर में ब्रेक करते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पर बनेगा x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3, ऐसे करते करते प्लस x की पावर 6 यहाँ पर, और सेम ऐसा यहाँ बनेगा, ऐसा यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर। काम करते हैं पावर 4 करके गेम खत्म करते हैं। यहाँ पे x की पावर 16 यहाँ से बाहर निकालना है ना। अगर मुझे x की पावर 16 को यहाँ से बाहर निकालना है तो ये काम करते हैं यहाँ पर कि यहाँ से मैं x की पावर 1 को बाहर निकाल दूँ। अगर मैं x की पावर 1 को बाहर निकालता हूँ तो साथ में पावर 4 भी साथ साथ में बाहर निकलेगा, यानी कि यहाँ से x की पावर 4 बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस एक्स प्लस, ऐसा करते करते यहाँ बनेगा x की पावर 5, इसकी पावर 4, x की पावर 16। ये भाई साहब यहाँ पर जाकर इसे खत्म करेंगे x की पावर 12 में। क्वेश्चन को और सिंपल बनाना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास 1 प्लस जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस का x लिखा हुआ है। कैसे किया मैंने, a 1 माइनस आर की पावर 1 माइनस आर, आर यहाँ पर x है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 1 माइनस का आर यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर है, x की पावर 12 यहाँ पर है। इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर, 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर, x की पावर 6 की पावर 4 यहाँ पर। अगेन नीचे आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 4 बन रहा है, और यहां से मेरे को x की पावर 12 को बाहर निकालना है। ठीक है, इसके बारे में मेरे को पता है कि मुझे पता है फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से, बट अगर हम इसको सॉल्व करें ये होता है 4c0 माइनस का 4c1, x की पावर 1, x कितना है, x की पावर 6 प्लस 4c2 इसकी पावर 2 यानी x की पावर 12 बनेगी। क्या आगे सॉल्व करूं मैं, आगे x की पावर 6 का होल क्यूब आएगा यानी x की पावर 18 आएगा। भैया x की पावर 12 तक ही काम खत्म आपका, यानी कि हम इसको यहाँ पर क्लोज करने वाले हैं, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 4 यहाँ पर है, x की पावर 12 यहाँ से बाहर निकाल दूँ,
यहाँ से मेरे को x की पावर 0, x की पावर 6, x की पावर 12 की उम्मीद यहाँ पर है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप x की पावर 12, x की पावर 6 और x की पावर 4 का हिसाब बराबर कर दो यहाँ पर, है ना। तो भाई साहब यहाँ पर x की पावर 0 के लिए 4 से 0 यहाँ पर आ रहा है यानी कि 1, x की पावर 6 के लिए यहाँ पर माइनस का 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 से 1 4 ही होता है। x की पावर 12 के लिए यहाँ पर 4 से 2 अपने हाथ दे रहा है, 4 से 2 कितना होता है भैया, 4 3 12 12 और 2 6 होता है। ओके, मल्टीप्लाई। आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ से मेरे को x की पावर 12, 6 और 4 चाहिए। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का n है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, n प्लस आर माइनस 1 सी आर होता है। n की वैल्यू यहाँ पर है 4, 4 प्लस आर माइनस का 1 सी आर, 4 1 3, 3 प्लस आर सी आर, ये बनेगा 3 प्लस आर सी 3 बनेगा। ओके, x की पावर 12 निकालना है, 12 और 3 15 सी 3, 15 सी 3, 6 3 9 9 सी 3, 4 और 3 7 सी 3, यहाँ पर ऐड करना आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज सम ऑफ डिजिट इज 10। ठीक है भैया, यानी कि 3 डिजिट नंबर के बारे में बात करें, वो आपका मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड यहाँ पर है और यहाँ पर उनका जो सम यहाँ पर है वो आपसे बोला गया है कि बेसिकली वो 10 है। ओके, तो सेम वही कहानी है, ये बेसिकली 1 से 9 खुलेगा, 0 से 9 खुलेगा, 0 से 9 खुलेगा, है ना। बट बार बार मल्टीनोमियल थ्योरम के अलावा अगर अपन डायरेक्ट सॉल्व करें बेगर कॉइन प्रिंसिपल से, मतलब कुछ जुगाड़ लगाकर, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि देखो मेरे को इतना पता है कि यहाँ तक कहानी क्लियर है कि भैया 1 से 9 इसको चाहिए, ये आपका 0 से 9 यहाँ पर है और ये आपका 0 से 9 यहाँ पर है, और मेरे को पता है कि जो मेरे कॉइन यहाँ पर वो 10 कॉइन ही है। अगर 14 या 15 वन होते तो हो सकता था कि भैया यहाँ पे 15 बनता, यहाँ पर 0 बनता, यहाँ पर 0 बनता, बट ऐसा है नहीं। कॉइन इतने कम है कि अगर आपने मान लो x को आपने अगर 2 कॉइन दिए तो y को मिलने वाले कॉइन कभी भी 9 से अधिक नहीं होंगे, z को मिलने वाले कॉइन कभी भी 9 से अधिक नहीं होंगे। आप चाह कर भी इसको 10 कॉइन नहीं दे सकते, 10 ही कॉइन यहाँ पर है। यानी कि अगर मान लो इसको 1 कॉइन भी यहाँ पर मैं दूं, अगर x ने 1 कॉइन भी लिया तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 9 से अधिक नहीं हो सकती। मैक्सिमम आप इसको 9 कॉइन दे सकते हो, है ना। यहाँ पर इसको आप ऐसा तो है नहीं कि 10 11 कॉइन दे सकते हैं, इसको भी आप बेसिकली यहाँ पर लगभग आप मान लो कि आपने 9 1 0 यहाँ पर कर लिया, ये पॉसिबल है। क्या आप मेरी बात समझें, हम इस क्वेश्चन को बेगर कॉइन प्रिंसिपल में तोड़ सकते हैं। मतलब क्या कि मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मैं बोल रहा हूँ कि x को एक कॉइन चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि x को बेसिकली 1 या 1 से अधिक कॉइन चाहिए। ये पॉसिबल है, 10 कॉइन है, 10 कॉइन तो लेगा नहीं है भैया, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर हम ऐसा देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल यहाँ पर 10 है, मैं कह रहा हूँ कि x को एक कॉइन तो आप दे ही दो। यानी कि कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास अब 9 कॉइन बचे हुए और 9 कॉइन को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं 9 कॉइन को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मुझे एक बात पता है कि 9 कॉइन 2 स्टिक, यानी कि 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये होता है भैया 11c2 होता है। ओके, ये कितना होता है भैया, 11c2 होता है। 11c2 का मतलब क्या है कि आपने 10 कॉइन को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट किया है और यहाँ पर x को जो एक कॉइन तो मिल गया। यानी कि अगर मैं एक्स वाई जेड के बारे में अगर हम बात करें, अगर मैं एक्स वाई जेड के बारे में बेसिकली एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है भैया। यानी कि अगर मैं 9 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको मान लो कि 2 मैंने यहाँ पे दिया, या मैंने 5 दिया, 7 और 8 9, क्योंकि इसके पास एक कॉइन पहले से यहाँ पे था, तो यहाँ पे कितना बनेगा भैया, यहाँ बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा 3 5 2 बनेगा। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 और 3 8 और 10, ये एक 3 डिजिट नंबर यहाँ बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको 5 दिए, मैंने यहाँ पे 1 and 1 दिया, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 मिनट,
6 और 7 8 9 यहाँ पे, ये पॉसिबल 9 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, तो इसके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा कितना 3, यानी कि 10 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो रहे हैं। बट दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब जब यहाँ पर आपने x को 9 कॉइन दिए, इसको 0 एंड इसको 0, x उस समय कितना बनेगा 9 कॉइन दिए, एक पहले से था 10 कॉइन यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर एक नंबर बनेगा, यानी कि मुझे इस केस को रिमूव करना पड़ेगा। एक केस ऐसा बनेगा जो मेरे को नहीं चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है 11C2 माइनस का 1, बस सिंपल, यानी कि मैं 900 वाले कॉइन को इंक्लूड नहीं करूंगा। टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ बनेंगे 11C2 माइनस 1, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडीज अमॉन्ग 4 चिल्ड्रन, यहाँ पर है 4 बच्चे यहाँ पर है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस यहाँ पे C4, और इनको जो है आप बेसिकली 30 आइडेंटिकल कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ओके, और यहाँ पर इनके नखरों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया C2 भाई साहब जो है रिसीव एटलीस्ट 4 एंड एटमोस्ट 7, ये बोल रहा है मेरे को 4 और 7 के बीच में कैंडी चाहिए मुझे। C3 क्या बोल रहा है कि मेरे को 2 और 6 के बीच में कैंडी चाहिए, यहाँ पे 2 एंड 6 यहाँ पर। C1 C4 का कुछ लफड़ा नहीं, वो कह रहे हैं हमको जितना मिलेगा हम उसमें खुश हैं। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है कि C1 का केस क्या बनेगा, x 0 1 2 3 से लेकर 30 तक, ये भी 0 से लेकर 30 तक बनेगा, ये x की पावर 4 से 7 तक बनेगा, ये x की पावर 2 से 6 तक बनेगा। मतलब यार कुछ बहुत ही बड़ा गेम यहाँ पर होने वाला है। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम से अगर अपन ना जाएं, तो एक काम करते हैं कि C2 को 4 और 7 के बीच में चाहिए, और C3 यहाँ पे 2 से 6 ले रहा है, ठीक है। मान लो मैंने C2 को यहाँ पे मैंने 4 कॉइन दी, यहाँ पे मतलब 4 टॉफी दी, और C3 मैंने 2 यहाँ पे दी, 4 2 या फिर 4 3 या फिर 4 4 या 4 5 या फिर 4 6, ये केस पॉसिबल है यहाँ पे। या फिर आप बोलोगे भैया 5 2 5 3, और ऐसे करते करते 5 6 करोगे आप यहाँ पे, या फिर आप 6 2 6 3 और 6 एंड 6 यहाँ पर, ये पॉसिबल है। या फिर 7 2 और 7 6 यहाँ पर, इतने केस पॉसिबल है ना यहाँ पर कि भैया 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या 5 2 5 3 5 4 5 6 यहाँ पर, या फिर 6 2 4 5 6 यहाँ पे 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 यहाँ पर, 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। अपन एक पैटर्न निकालने वाले हैं, ठीक है। पैटर्न का मतलब ये होता है अगर हम इस केस के बारे में बात करें, यहाँ पर आपने C2 एंड C3 को 4 और 2 6 कैंडीज आपने दे दी है। अब आपके पास अगर आपने 6 कैंडीज दे दी, यानी कि अब आपके पास C1 और C4 बच गए, C1 और C4 बच गए। अगर आपने 6 कैंडीज आपने दे दी है, यानी कि अब आपके हाथ में 24 कैंडीज है। 24 कैंडीज को 2 लड़कों में बांटना है, एक स्टिक यहाँ पर चाहिए, और 24 यहाँ पर क्या है, कॉइन यहाँ पर है, 24 कॉइन 1 स्टिक, 20 कितना बनेगा भैया 25 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड 24 फैक्टोरियल, ये होता है भैया 25C1 होता है, यानी कि इसका 25 KC बनेगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, यहां पर आपने 4 और 3 7 कैंडीज यहां पर दे दी, ठीक है भैया। अगर आपने 7 कैंडीज अगर आपने दे दी है, तो अब यहां पर आपके पास 30 माइनस का 7, अब यहाँ पे 23 कैंडीज बची हुई है। 23 कैंडीज को 2 लोगों में बांटना है, तो 23 कॉइन यहाँ पर है, 23 कॉइन है और 1 स्टिक यहाँ पर, ये कितना बनेगा 24 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल यहाँ पर, यानी कि 24C1 ये होता है 24। कहने का मतलब यहाँ पे 24 बन रहा है। और अब मैं पैटर्न को समझ गया हूँ, यहाँ पर 23 आने वाला है, यहाँ पर 22 आने वाला है, और यहाँ पर 21 आने वाला है। यानी कि अब मुझे इनको अगर ऐड करना है, तो यहाँ बनेगा 25 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 21 यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर मैं इस केस के बारे में बात करूँ, यहाँ पर कितना भैया 5 और 2 यानी 7 कैंडीज मैंने यहाँ पे दी, ये किसके बराबर होगा, ये बेसिकली इसके इक्वल होगा। 4 और 3 7 के यहाँ पे, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है,
यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पर कितना होगा भैया 24 होगा, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना बनेगा 23 बनेगा प्लस का 23, 5 केस ऊपर है 5 केस नीचे, यहाँ पे 23 22 प्लस 21 प्लस का 20, यानी कि आप यहाँ तक 20 के बराबर पहुँच जाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 और 2 के बारे में, यहाँ पर कितना भैया 6 और 2 8 होता है। 8 का केस आप यहाँ पर देख लो, 4 और 4 8, ये कितना होता है 23 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 वाली सीरीज में यहाँ पे 23 प्लस का 22 प्लस 21 प्लस 20 प्लस का 19 यहाँ पर बनने वाला है। ओके, ये बनेगा आपके 23 से लेकर 19 तक बनेगा। 7 2 के बारे में बात करें, 7 2 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। 9 कहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ पर आ रहा है 4 5 में, यहाँ पर 22 बन रहा है, यानी ये सीरीज यहाँ पे 22 से 21 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 18 तक जा रही है, और आपको इन्हें सम करना है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो इनको सम बेसिकली 430 यहाँ पर आने वाला है, आप कर लेना, ठीक है। कि यहाँ पे 25 बनेगा, ये 20 और 20 40 और 48 यहाँ पर है, ये 20 40 60 और कितना 69 यहाँ पर है, ये कितना है 80 और 88 यहाँ पर, ये आपके पास 4 5 6 7 8 84, ये आपके पास 60 यहाँ पर है, 38 यहाँ पर है, और वहाँ पर वो 18 यहाँ पर है, 8 और 8 16 16 4 20 28 28 और 29 30 37 37 और 5 40 और 3 45, जो भी आप कर लेना, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं रहा वैसे यहाँ पर ये कि 8 8 16 16 और 4 20 20 और 8 28 28 और 28 हो गया यहाँ पे, 28 और 8 कितना होता है 36, ठीक है। 36 और 5 कितना होता है 41 41 और 90 ये होता है 50, यानी 0 एंड 5 यहाँ पे 5 6 7 7 और 8 9 10 11 11 6 17 बनेगा, 17 17 और 30 होता है 20 21 21 और 8 29 29 और 8 कितना होता है, नहीं ये नहीं आ रहा है, देखो 6 और 4 10 10 8 18 19 20 25 28 29 29 और 8 37, अच्छा यहाँ पे 60 है ना, 37 और 6 कितना होता है भैया 43, ओके। तो 43 इज द राइट आंसर यहाँ पे, मतलब जोड़ बाकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन और कुछ देखें तो ये बेसिकली आपके लिए होमवर्क यहाँ पर है, ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 212 एंड 999, ओके भैया, सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 15। यहाँ पे अगर मैं 3 डिजिट नंबर को अगर मैं एक्स वाई जेड यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनकी जो वैल्यू है बेसिकली वो 15 होनी चाहिए, और क्योंकि आपका जो नंबर वो 215 या 212 से अधिक है, यानी आपका x जो है वो 2 से लेकर 9 के बीच में, y आपका 0 से 9 के बीच में, z आपका 0 से 9 के बीच में, तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी वो x की पावर 2 से लेकर x की पावर 9 तक बनेगी। ये कहानी बनेगी x की पावर 0 से लेकर x की पावर 9 तक, और इसका होल स्क्वायर, ये आपका x की पावर 15 यहाँ पर है। यहाँ से आपको x की पावर 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस एक्स प्लस समथिंग करते हुए ये x की पावर 7 बनेगा यहाँ पर, ये 1 प्लस एक्स प्लस ऐसा करते हुए x की पावर 9 यहाँ पर है, ये इसका होल स्क्वायर, x की पावर 15 यहाँ पर आप x की पावर 2 को वहाँ पर भेजोगे, x की पावर 13 यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स बनेगा, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स यहाँ पर, इसकी पावर बनेगी भैया 2, ये आपको x की पावर 13 यहाँ से बाहर निकालना है। वैसे ही होमवर्क था, अभी भी होमवर्क यहाँ पर है 1 माइनस एक्स की पावर 8, अगेन यहाँ पर आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर 10 का होल स्क्वायर यहाँ पर है, फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 1 और 1 2 माइनस का 3 बनेगा यहाँ पे, और इसके अंदर से आपको x की पावर 13 ना,
13 को बाहर निकालना है और इसका आप सॉल्व करोगे 1 माइनस एक्स की पावर 8 यहाँ पर, ये 1 प्लस एक्स की पावर 20 यहाँ पर है, माइनस का 2 एक्स की पावर 10 यहाँ पर है, 1 माइनस एक्स माइनस 3 एक्स की पावर यहाँ पे 13। इनको आप सॉल्व करोगे एक्स की पावर 13 के अंदर अंदर यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 एक्स 20 मतलब नहीं है, अच्छा एस 20, तो यहाँ पे 1 एक्स 20 मतलब नहीं है, तो 1 माइनस का 2 एक्स की पावर 10 काम का है, एक्स की पावर 8 ये भी काम का है, 8 और 20 मतलब नहीं है, 8 और 10 भी मतलब नहीं है। इतनी कहानी क्लियर है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 3, यहाँ से आपको एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 8 मिल रही है, तो यहाँ से हक बनता है कि एक्स की पावर 13, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 5 को बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पर एक्स की पावर 0 के लिए बेसिकली 1 माइनस 2 और एक्स की पावर 8 के लिए माइनस का 1 यहाँ पर काफ़ी है। तो अब यहाँ पर आपको एक्स की पावर 13, 3 और 5 को निकालना है। तो भैया फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस आर माइनस का 1 सी आर, एन की वैल्यू 3 प्लस आर माइनस का 1 सी आर, यानी कि 2 प्लस आर सी आर, ये बनेगा 2 प्लस आर सी 2 बनेगा। अच्छा 13 है तो 13 और 2 15 सी 2 होता है। अबे यार क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही कर दिया मैंने यहाँ पे ना। चलो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क यहाँ पर है। अब नेक्स्ट तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं।